हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th की विज्ञान की बुक से चैप्टर नंबर 1 पादपों में पोषण। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट नोट्स को मैंने हाईलाइट कर दिया है। आप चाहें तो आप अपनी बुक में भी हाईलाइट कर सकते हैं ताकि आपके एग्जाम्स में रिवीजन के लिए आसानी हो। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि पादप का मतलब होता क्या है। पादप मीन्स पेड़ पौधे। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि पेड़ पौधे किस तरह से अपना खाना बनाते हैं और पेड़ पौधों में पोषण किस तरह से होता है। यहाँ लिखा है सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है, यानी कि जितने भी जानदार हैं, जितने भी जीव हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो जानवर हों, चाहे वो इंसान हो, सभी को खाने की ज़रूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक है। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है तथा इन्हें पोषक कहते हैं। यानी कि भोजन में क्या पाया जाता है? भोजन में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज आदि पाए जाते हैं और ये चूँकि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और ये भोजन में पाए जाते हैं, इसलिए ये भोजन के घटक होते हैं। भोजन के ये घटक हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, इसीलिए इन्हें पोषक कहा जाता है। आगे लिखा है सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, यानी कि इंसानों को, पेड़ पौधों को, जानवरों को, हर किसी को भोजन की ज़रूरत होती है। पादप यानी पौधे स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। यहाँ लिखा है कि जो पौधे होते हैं वो तो अपना खाना खुद बना लेते हैं, लेकिन इंसान अपना खाना खुद नहीं बना सकते, जानवर अपना खाना खुद नहीं बना सकते। वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यहाँ लिखा है कि ऐसे जानवर जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इंसान अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो किस पर डिपेंड होते हैं? वो पेड़ पौधों पर डिपेंड होते हैं और पेड़ पौधे खाने वाले जानवरों पर डिपेंड होते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं और इसलिए इंसान और अन्य प्राणी यानी कि दूसरे जानवर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पेड़ पौधों पर डिपेंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ हिरन का एग्जाम्पल लेते हैं, हिरन क्या खाती है? हिरन पेड़ पौधे को खाती है और हिरन अगर घास खाती है तो वो ग्रो करती है और जब हिरन ग्रो करती है तो उसे कौन खाता है? शेर खाता है। और इस तरह से शेर जो है वो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो पेड़ पौधे पर ही डिपेंड होता है। इसलिए अगर हिरन घास नहीं खाएगी, पौधे नहीं खाएगी, तो वो ग्रो नहीं कर पाएगी और ग्रो नहीं कर पाएगी तो शेर उसे खा नहीं पाएगा। इसलिए जो हिरन है और शेर है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड है? वो पेड़ पौधे पर ही डिपेंड होते हैं। इंसान भी पेड़ पौधे पर ही डिपेंड होते हैं और ऐसे जानवरों पर डिपेंड होते हैं जो कि पेड़ पौधों को खाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पादपों में पोषण विधि, यानी कि पादप में पोषण के तरीके क्या हैं। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। यहाँ लिखा है सिर्फ पौधे ही ऐसे जीव हैं। यहाँ पौधों को जीव कहा गया है क्योंकि पौधों में भी जान होती है, वो भी ग्रो करते हैं। यहाँ लिखा है पौधे ऐसे जीव होते हैं जो पानी का इस्तेमाल करके, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके और खनिज का इस्तेमाल करते हुए अपना भोजन बनाते हैं। पेड़ पौधे सिर्फ जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज का इस्तेमाल करते हुए ही सिर्फ खाना नहीं बनाते, बल्कि इसके लिए सूरज की रोशनी भी ज़रूरी होती है, क्लोरोफिल की भी ज़रूरत होती है। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं और ये जितने भी पदार्थ हैं जिसकी मदद से पौधे अपना खाना बनाते हैं, ये सभी पदार्थ पौधे के परिवेश में ही अवेलेबल होते हैं। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। यहाँ लिखा है पोषक पदार्थ आखिर सजीवों के लिए क्यों ज़रूरी होते हैं? क्योंकि जो पोषक पदार्थ होते हैं वो सजीवों की शारीरिक संरचना में मदद करते हैं, वृद्धि में मदद करते हैं और क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए, यानी कि ऐसे भाग जो क्षतिग्रस्त होते हैं उनके रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं और अलग अलग कामों को करने के लिए ज़रूरी ऊर्जा भी प्रोवाइड करते हैं। और ये सभी किससे मिलते हैं? ये सभी पोषक
तत्व से मिलते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। जो जानदार होते हैं, जिनमें जान होती है, उनके जरिए भोजन को ग्रहण करने और इसके यूज़ करने की जो विधि होती है उसको पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाती है। यानी कि पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन खुद बनाते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं। अतः ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं और ऐसे पादप यानी ऐसे पौधे जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। जानवर और ज़्यादातर दूसरे जीव पौधों के जरिए बनाए गए भोजन को ग्रहण करते हैं, इसलिए ऐसे जंतुओं को और ऐसे अन्य जीवों को विषमपोषी कहते हैं। यानी कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं, पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए वो स्वपोषी कहलाते हैं और पौधों के बनाए गए खाने को जो ग्रहण करते हैं उसे विषमपोषी कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण। पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम, यानी कि पौधे अपना खाना किस विधि से बनाते हैं। पौधे जिस तरीके का इस्तेमाल करते हुए खाना बनाते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं, यानी कि पत्तियों में ही खाना बनती है। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। यहाँ लिखा है कि मिट्टी में मौजूद पानी और खनिज पौधे के जड़ के जरिए अवशोषित किए जाते हैं, यानी कि सोखे जाते हैं और तने के जरिए पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। चूँकि पत्तियों में ही खाना बनाया जाता है, इसलिए जितने भी खनिज होते हैं, जल होता है, वो कहाँ पहुंचाया जाएगा? पत्तियों तक पहुंचाया जाएगा। जिस तरह से किचन में खाना बनता है और सभी खाने के जो ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं? वो किचन में ही रहते हैं। इसी तरह से पत्तियों में भी खाना बनता है और पत्तियों तक खनिज और जल पहुंचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। अब खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों को कहाँ से मिलती है? तो पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं, उन छेद से ही कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करती है। यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं, ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। और जो ये छोटे छोटे छेद होते हैं वो द्वार कोशिकाओं के जरिए घिरे होते हैं, यानी कोशिकाओं के दरवाजे से घिरे होते हैं और ऐसे छिद्रों को रंध्र कहा जाता है। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। पानी खनिज वाहिकाओं द्वारा, वाहिकाएँ क्या होते हैं? पतले पतले रास्ते होते हैं, पतली पतली पाइप की तरह होती है और इसी के जरिए जल और खनिज पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़ तना शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। और ये जो वाहिकाएं होती हैं जो नली के जैसी होती हैं, एक पाइप के जैसे होती हैं, वो जड़ तना शाखाओं और पत्तियों तक फैली हुई होती हैं। पोषकों को पत्तियों तक पहुँचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं और पोषकों को पत्तियों तक पहुँचाने के लिए ये जो वाहिकाएं होती हैं, ये जो नली के जैसी होती हैं, वो रास्ता बनाती हैं और इसी से होते हुए जल खनिज कहाँ पहुँचते हैं? पत्तियों तक पहुँचते हैं। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्योंकि पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। अब खाना बनाने के लिए क्लोरोफिल की भी ज़रूरत होती है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश यानी सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। पत्तियों को सूरज की रोशनी भी ज़रूरी होती है, इसलिए वो डायरेक्टली सूरज की रोशनी को किस तरह से लेती है? वो क्लोरोफिल की मदद से लेती है, यानी कि पत्ती क्लोरोफिल का यूज़ करती है और क्लोरोफिल जो होता है वो सूरज की रोशनी को यानी कि सौर प्रकाश की ऊर्जा को इकट्ठा करने में पत्ती की सहायता करता है। जैसे किचन में हम खाना बनाते हैं तो इसके लिए आग की ज़रूरत होती है, तो हम क्या करते हैं? चूल्हा जलाते हैं या फिर गैस ऑन करते हैं। इसी तरह से पत्तियों में खाना बनाने के लिए सूरज के प्रकाश की भी ज़रूरत होती है, जिसे सौर प्रकाश कहा जाता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के
से खाद्य संश्लेषण में होता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। इस ऊर्जा का उपयोग यानी कि सौर प्रकाश ऊर्जा का उपयोग जल और कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है, यानी खाना बनाने में होता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। जब तक सूर्य के प्रकाश ना हो तब तक खाना नहीं बनता है, और इसीलिए पत्तियों में खाना बनाने के लिए सूरज के प्रकाश का होना ज़रूरी होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और इसीलिए पत्तियों में जो खाना बनता है, जो कि वो सूरज के प्रकाश के बिना नहीं बन पाएगा, इसीलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। यहाँ लिखा है कि इसलिए हमने देखा कि क्लोरोफिल खाना बनाने के लिए ज़रूरी है, सूर्य का प्रकाश ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है, जल ज़रूरी है, प्रकाश संश्लेषण के लिए ज़रूरी है, यानी कि इन सभी चीज़ों को मिला करके ही पत्तियाँ खाना बनाती हैं। पत्तियाँ जो खाना बनाती हैं, वो जितना खाना बनाती हैं वो अपने लिए यूज़ करती हैं और बाकी को पेड़ के पौधे के अलग अलग हिस्सों में जमा कर देती हैं, जो हमें फल के रूप में मिलते हैं। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है, और इस धरती पर ये एक ऐसा काम है जो कि अद्वितीय है, यानी ऐसा दूसरा नहीं है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। जो पत्तियां होती हैं वो सौर ऊर्जा को इकट्ठा करती हैं और पादप में यानी कि पौधे में खाद्य के रूप में यानी खाने के रूप में जमा हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है, और चूंकि सूर्य ऊर्जा हर किसी के लिए ज़रूरी होती है, सूर्य ऊर्जा के बिना पत्तियों में खाना नहीं बन सकता, इसलिए सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण ना होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। अगर प्रकाश संश्लेषण ना हो तो खाना अवेलेबल नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। सभी जीवों का अस्तित्व डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पौधों के जरिए बनाए गए भोजन पर ही डिपेंड करता है। जैसे कि किचन में अगर आग ना हो, चूल्हा ना हो, गैस ना हो, तो क्या खाना बन पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए सूर्य ऊर्जा बहुत ज़रूरी होती है, सूर्य का प्रकाश बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि पत्तियां अपना खाना बना सकती हैं। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है, और इसके अलावा सभी जीवों के लिए सबसे ज़रूरी जो ऑक्सीजन होती है वो भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही बनती है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है, और प्रकाश संश्लेषण अगर पृथ्वी पर ना हो तो जीवन भी पृथ्वी पर नहीं हो सकती। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल से भरी हुई जो कोशिकाएं होती हैं वो सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से कार्बोहाइड्रेट बनाती है। इस प्रक्रम को निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। यहाँ लिखा है ये जो प्रक्रम है, ये जो खाना बनाने का तरीका है, इसे हम निम्न समीकरण के जरिए दर्शा सकते हैं। यहाँ लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलने पर सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की मौजूदगी में कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन बनता है। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, यानी कि इस प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बनती है। कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड यानी स्टार्च के रूप में संचित हो जाते हैं, और प्रकाश संश्लेषण के दौरान जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलते हैं तो कार्बोहाइड्रेट बनता है, और कार्बोहाइड्रेट पत्तियों में स्टार्च के रूप में जमा हो जाता है। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है, और जब पत्ती में स्टार्च जमा हो जाती है तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जो प्रकाश संश्लेषण का काम है वो पूरा हो चुका है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, और स्टार्च भी क्या है? स्टार्च भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। यहाँ एक हिंट दिया गया है, इसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भागों जैसे कि हरे तने एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। पत्तियों के अलावा
पौधे के दूसरे भागों में जहाँ पर हरा रंग होता है, जैसे कि हरे तने, हरी शाखा, वहाँ भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जलक्षय को कम करने के लिए पत्तियां शल्क अथवा शूल रूपी हो जाती हैं। यहाँ लिखा है कि रेगिस्तानी इलाकों में पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा यानी कि भाप बनकर पानी के क्षय को रोकने के लिए पत्तियां शल्क यानी कि मोटी हो जाती हैं और कांटे के रूप में हो जाती हैं। इन पादपों के तने हरे होते हैं और ये जो पौधे होते हैं इनके तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। और ऐसे पौधे के तने प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं यानी कि उनमें भी खाना बनता है। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण यानी रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं। हरी पत्तियों के अलावा दूसरे रंग की पत्तियां जैसे कि लाल रंग की पत्तियां, भूरे रंग की पत्तियां, उनमें भी क्लोरोफिल होता है। हालांकि ये लाल रंग, भूरा रंग ज़्यादा होते हैं और इसीलिए वो हरे रंग यानी क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं यानी उसे ढक लेते हैं। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है और ऐसी पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है क्योंकि उसमें भी हरा रंग होता है, क्लोरोफिल होता है और चूँकि दूसरे जो कलर होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और इसलिए वो क्लोरोफिल को ढक लेते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है। हरे अवपंखी जिसे काई कहा जाता है जैसे पौधे कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें शैवाल कहते हैं। तो हरे अवपंखी जैसे कि काई है, ये कुछ जीवों के बढ़ने की वजह से बनते हैं जिन्हें शैवाल कहते हैं। आपने बरसात के मौसम में हर जगह हरे अवपंखी देखे होंगे, शैवाल देखे होंगे। यहाँ लिखा है इनमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं और जो शैवाल होते हैं उनमें क्लोरोफिल होता है और इसी वजह से वो हरे दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और शैवाल भी जो कि उनमें क्लोरोफिल होता है और प्रकाश संश्लेषण के जरिए अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्लोरोफिल क्या मदद करता है? क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को पत्तियों में जमा करने में मदद करता है। आगे लिखा है पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण, यानी कि पादप में कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता है? कार्बोहाइड्रेट कार्बन डाइऑक्साइड और जल के मिलने से बनता है, लेकिन पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अलावा दूसरे खाद्यों का संश्लेषण कैसे होता है? जैसे कि प्रोटीन है, वसा है, इनका संश्लेषण कैसे होता है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो पौधे होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है और जब कार्बोहाइड्रेट बनता है तो कार्बोहाइड्रेट बनने के बाद दूसरे घटक बनते हैं, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। लेकिन जो प्रोटीन होती है वो नाइट्रोजनी पदार्थ है, यानी कि प्रोटीन को बनने के लिए नाइट्रोजन की भी ज़रूरत होती है और प्रोटीन में कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन भी होती है। वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते। हालांकि हवा में नाइट्रोजन गैस के रूप में पाई जाती है और प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, लेकिन जो पौधे होते हैं वो वायु से नाइट्रोजन को सोख नहीं सकते हैं, उसे ग्रहण नहीं कर सकते हैं। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। मिट्टी में कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं, विशेष जीवाणु होते हैं जिसे राइजोबियम कहा जाता है। ये क्या करते हैं? वायु से नाइट्रोजन को लेते हैं और उसे यौगिक में बदलकर मिट्टी में मिला देते हैं। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। चूँकि जो राइजोबियम जीवाणु होते हैं वो हवा से नाइट्रोजन को लेकर यौगिक में बदल देते हैं और मिट्टी में मिला देते हैं, इसलिए जो नाइट्रोजन है वो विलेय पदार्थ बन जाता है जो पानी के साथ घुल जाता है और पौधों के जरिए अवशोषित कर लिए जाते हैं, यानी कि सोख लिए जाते हैं। किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं जिनमें नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता होती है। किसान क्या करते हैं? किसान अपने खेतों में फर्टिलाइज़र डालते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी डालते हैं जिनमें नाइट्रोजन पदार्थों की प्रचुरता होती है, उनमें नाइट्रोजन पदार्थ होते हैं। इस प्रकार अन्य संघटकों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की मांग आपूर्ति
मांग की आपूर्ति हो जाती है। और इस तरह से खाद देने से, उर्वरक देने से, फर्टिलाइज़र देने से पौधों के लिए जो नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है वो पूरी हो जाती है। इसके पश्चात पादप खाद्य के अन्य संघटकों जैसे कि प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करते हैं, और इसके बाद जो पौधे होते हैं जिन्हें नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है वो दूसरे संघटकों जैसे कि प्रोटीन बनाती है और वसा बनाती है। नेक्स्ट है पादपों में पोषण की अन्य विधियां, यानी कि पौधे में पोषण की दूसरी विधियां क्या हैं। कुछ पादप यानी पौधे ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते। यानी कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, और चूंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है तो वो सूर्य के प्रकाश को इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो भोजन बना नहीं सकते हैं। मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं, और इंसान के जैसे ही और दूसरे प्राणियों के तरह ही पादप भी, यानी कि ऐसे पादप जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ऐसे पौधे जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो अपने पोषण के लिए दूसरे पादपों यानी दूसरे पौधे पर डिपेंड होते हैं, दूसरे पौधे के बनाए गए खाने पर डिपेंड होते हैं। वे विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं, और वो किस प्रणाली का उपयोग करते हैं? विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं, यानी कि दूसरे पौधे से ही खाद्य को लेना। यह लिखा है अमर बेल, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। यहाँ एग्जाम्पल के लिए लिखा गया है कि अमर बेल, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, और चूंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है तो वो प्रकाश सूरज के प्रकाश को इकट्ठा नहीं कर पाती है, इसलिए वो अपना खाना खुद नहीं बना सकती है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं, और अमर बेल उस पौधे से अपना खाना लेते हैं जिस पर ये डिपेंड होते हैं। जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है, यानी कि अमर बेल जिस पेड़ के ऊपर होता है उस पेड़ को, उस पौधे को परपोषी कहा जाता है, क्योंकि अमर बेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। क्योंकि अमर बेल जैसे जो पौधे होते हैं वो परपोषी को, यानी कि ऐसे पौधे को, ऐसे पेड़ को जिसके ऊपर वो डिपेंड होते हैं उसको अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, इसलिए अमर बेल जैसे पौधे को परजीवी कहा जाता है। यहाँ लिखा है कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं, यानी कि कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो कीटों को पकड़ते हैं और फिर उन्हें पचा लेते हैं। ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं, और ऐसे जो पौधे होते हैं वो हरे रंग के भी हो सकते हैं या फिर दूसरे किसी और रंग के भी हो सकते हैं। चित्र 1.6 के पादप को देखिए। यहाँ पर 1.6 में आप एक पौधा देख सकते हैं। इस पौधे को घटपर्णी पौधा कहा जाता है, और इस पौधे पर आप देख सकते हैं कि ये घड़े नुमा एक स्ट्रक्चर होता है और इसके ऊपर ढक्कन जैसा होता है। जब इसके अंदर कोई कीट पहुंचता है, कीड़ा पहुंचता है, तो ये ढक्कन बंद हो जाता है, और ये जो पौधा है जो घड़े के जैसा है वो उस पौधे को पचा लेता है। यहाँ लिखा है इसकी घड़े यानी घट के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। ये जो घड़े जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये हकीकत में उसकी पत्ती का यानी कि इस पौधे का रूपांतरित भाग है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है, यानी कि पत्ते का जो ऊपर का भाग होता है वो घड़े का ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढलके रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं, और इस घड़े के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे रोए होते हैं, रोम होते हैं जो नीचे की ओर होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसके रोमों के बीच फंस जाता है, और जब कोई कीट यानी कीड़ा इस घड़े जैसे स्ट्रक्चर के अंदर जाता है तो वो रोम के बीच में फंस जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है, और जैसे ही कीट रोम में फंस जाता है तो घड़े के अंदर में पाचक रस होता है, और उसी पाचक रस के जरिए कीटों का पाचन हो जाता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं, और कीटों को खाने वाले ऐसे पौधों को कीटभक्षी पादप कहा जाता है। वीनस फ्लाई ट्रैप तथा सनड्यू कीटभक्षी पादपों के दो अन्य उदाहरण हैं। पहला उदाहरण हमने देखा घटपर्णी यानी कि पीचर प्लांट, और यहाँ दूसरा एग्जाम्पल दिया है वीनस फ्लाई ट्रैप और सनड्यू, यानी कि ये दोनों पौधे भी कीड़ों का भक्षण करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मृतजीवी के बारे में, यानी कौन से पौधे मृतजीवी होते हैं।
यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक ब्रेड है और ब्रेड में जब नमी हो जाती है तो उसमें कवक या फंजाई उग आते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाती है। यानी कि इस तरह की पोषण प्रणाली को, पोषण लेने के तरीके को, जिसमें जीव यानी जानदार किसी मरे हुए या विघटित जैविक पदार्थों से यानी कि डिकम्पोज पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं और मृतजीवी तरीके का यूज़ करने वाले जीव को मृतजीवी कहा जाता है। यानी कि ऐसे जीव, ऐसे पादप जो किसी मरे हुए और डिकम्पोज पदार्थों से अपना पोषक तत्व लेते हैं, उन्हें मृतजीवी कहा जाता है। कवक यानी फंजाई आचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। जो कवक होते हैं, जो फंजाई होती है, वो आचार पर उगते हैं, चमड़े पर उगते हैं, कपड़े पर उगते हैं और दूसरे पदार्थों पर उगते हैं। लेकिन कहाँ उगते हैं? जहाँ पर नमी होती है, जहाँ पर उष्णता होती है। ये उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण हो। ये उन जगहों पर भी उगते हैं जहाँ पर नमी हो, जहाँ पर उष्णता हो। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती हैं और कवकों की वृद्धि के लिए सबसे अच्छा मौसम कौन सा होता है? बारिश का मौसम यानी वर्षा ऋतु। और वर्षा ऋतु में नमी भी होती है और उष्णता भी होती है और ये दोनों ज़रूरी फैक्टर होते हैं कवक और फंजाई को उगने के लिए। और कवक और फंजाई की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियाँ प्रदान करती हैं। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती हैं और यही वजह है कि बरसात के मौसम के दौरान वस्तुओं में कवकों की वृद्धि की वजह से जो वस्तुएं होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं या अनुपयोगी हो जाती हैं, यानी कि उनका इस्तेमाल फिर नहीं हो सकता। सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जो कवक होते हैं उनके बीजाणु कहाँ होते हैं? हवा में मौजूद होते हैं। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। और जब वो ऐसे जैव पदार्थ पर, ऐसे पदार्थ या फिर ऐसे उत्पाद पर बैठते हैं जिसमें नमी होती है और उष्णता होती है, तो वो अंकुरित हो जाते हैं और नए कवक को जन्म देते हैं। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं, पौधे होते हैं जो एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपना घर, अपना पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे सहजीवी संबंध कहते हैं और इस तरह के संबंध को क्या कहा जाता है? सहजीवी संबंध। यानी कि जब पौधा, जीव जब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है तो उनके संबंध को सहजीवी संबंध कहा जाता है। उदाहरणतः कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है। यहाँ लिखा है कि एग्जाम्पल के लिए कुछ कवक जो होते हैं वो पेड़ों की जड़ों में रहते हैं। जो पेड़ होते हैं वो कवक को पोषण प्रदान करते हैं और बदले में कवक वृक्ष को जल और पोषकों के अवशोषण में मदद करते हैं। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है, यानी कि पेड़ों के लिए ये जो संबंध है, सहजीवी संबंध है, वो इम्पॉर्टेंट है। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। लाइकेन कहा जाता है जिसमें जो दो जीव होते हैं वो भागीदार होते हैं। इनमें से एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक। और लाइकेन में कौन होता है? लाइकेन में शैवाल होता है और दूसरा कवक होता है। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। अब शैवाल और कवक एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। किस तरह से डिपेंड होते हैं? क्योंकि शैवाल में क्लोरोफिल होता है और कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक शैवाल को रहने का स्थान यानी आवास, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। कवक शैवाल को रहने के लिए जगह देता है, पानी और पोषक तत्व अवेलेबल कराता है और बदले में शैवाल क्या करता है? चूँकि उसमें क्लोरोफिल होता है इसलिए वो प्रकाश संश्लेषण की मदद से खाना बनाता है और कवक को देता है।
नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे मृदा एवं पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। यानी कि मिट्टी में जब पोषकों की कमी हो जाती है तो इसकी भरपाई, इसकी पूर्ति किस तरह से होती है। पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, यानी कि जो पौधे होते हैं वो मिट्टी से खनिज पोषक तत्व को सोख लेते हैं, अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। क्योंकि जो मिट्टी होती है उसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो पौधों के जरिए सोख लिए जाते हैं, इसलिए मिट्टी में पोषक तत्व की मात्रा लगातार कम होती जाती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक होते हैं, और जो केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होते हैं, उसमें नाइट्रोजन होती है, पोटेशियम होती है, फास्फोरस जैसे पोषक पदार्थ होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है, और जो पौधे होते हैं वो लगातार इन पोषक तत्वों को यूज़ करते हैं, इसलिए मिट्टी में इन पोषक तत्वों की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है। इसलिए मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की ज़रूरत होती है, और इसलिए पोषक तत्वों से मृदा को समृद्ध करने के लिए भूमि में केमिकल फर्टिलाइज़र डाला जाता है या फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मिलाया जाता है। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। जो पौधे होते हैं उन्हें प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। जब फसल की कटाई हो जाती है तो मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, परंतु पादप इसका उपयोग उस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। हालांकि हवा में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में अवेलेबल होती है, लेकिन जो पौधे होते हैं इसका उपयोग डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं वैसे नाइट्रोजन गैस का यूज़ नहीं कर सकते हैं। पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं, और जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को घुले हुए रूप में ही सोख सकते हैं। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं वो क्या करते हैं, हवा से नाइट्रोजन को लेकर यौगिक में बदल देते हैं और विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, लेकिन जो राइजोबियम होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। राइजोबियम कहाँ रहते हैं? राइजोबियम चना, मटर, मूंग, सेम तथा दूसरे फलीदार पौधों की जड़ों में रहते हैं और उन्हें नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं और ज़्यादातर जो दालें होते हैं वो फलीदार पौधों से मिलती है। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं, और इसके बदले जो पौधे होते हैं वो राइजोबियम जीवाणु को घर प्रोवाइड करते हैं और खाना प्रोवाइड करते हैं। अतः उनमें सहजीवी संबंध होता है, और इसलिए राइजोबियम में और फलीदार पौधों में कौन सा संबंध होता है? सहजीवी संबंध होता है। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है, और ये जो सहजीवी संबंध है इसका किसानों के लिए इम्पोर्टेंस है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब किसान दाल की फसल उगाते हैं तो उन्हें मिट्टी में नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ऐसे फसलों के जड़ों में ही राइजोबियम होते हैं और वो डायरेक्टली हवा से नाइट्रोजन को लेकर उसे यौगिक में बदलकर मिट्टी में मिला देते हैं और पौधे उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं रहती। और यहाँ लिखा है कि यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल जब उगाया जाता है तो उसके लिए भी उर्वरकों की यानी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं रहती है। अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं, यानी कि ज़्यादातर जो पादप होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, यानी अपना खाना खुद बनाते हैं। बहुत कम ही पादप अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी एवं मृतजीवी। बहुत कम ही ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी। ऐसे पौधे जो दूसरे पौधे के ऊपर डिपेंड होते हैं, जैसे कि अमरबेल, और मृतजीवी यानी कि ऐसे पौधे जो सड़े गले और डिकम्पोज पदार्थों से पोषण लेते हैं। परजीवी एवं
मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। जो परजीवी होते हैं और मृतजीवी होते हैं वो दूसरे पौधों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, अतः उन्हें विषमपोषी के रूप में समूहीकृत किया गया है। सभी प्राणी अपने खाने के लिए पौधे के ऊपर और दूसरे प्राणियों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, इसलिए उन्हें विषमपोषी के रूप में समूहीकृत किया गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।